फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूहों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम एशियाई जनसमूह के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनसमूह है। इसमें दूसरा जनसमूह आता है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह एशिया के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद जो यूरोपीय जनसमूह आता है, इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है। संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या है 74 करोड़। इसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है, यानी यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत 75% जनसंख्या आती है। बाकी जो अन्य क्षेत्र है यूरोप के, उनमें बिखरी हुई अवस्था में मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो रूस है, और रूस के बाद आता है जर्मनी। तो जर्मनी में है 8.22 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की। सबसे अधिक जो घना बसा हुआ देश है वो है मोनाको। मोनाको में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मोनाको के बाद स्थान आता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड में जनसंख्या घनत्व है 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो यूरोपीय जनसमूह है, अगर इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में, और ये विस्तृत है कोयला पेटी के सहारे। यानी यूरोप की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कोयला पेटी के आसपास के क्षेत्रों में ही है, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक है, जिसके कारण वहाँ लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा जो सघनता मिलती है वो इस विस्तार में वो है 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। वैसे तो विस्तार है 40 से 60 डिग्री अक्षांश, लेकिन जनसंख्या का जो सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा बसाव है, वो है 45 से 55 डिग्री के मध्य, क्योंकि यहाँ क्या है, कोयला पेटी। तो जो यूरोप है उसमें आधुनिक उद्योग और नगरों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यूरोप की जो सभ्यता कही जाती है वो औद्योगिक और नगरीय सभ्यता कही जाती है, इसलिए यहाँ लोगों का विकास और जीवन स्तर भी उच्च है। इसके बाद में जो यूरोप की जनसंख्या पेटी की बात करते हैं तो यह फैली हुई है ब्रिटेन व इंग्लिश चैनल होती हुई यूक्रेन के डोनेत्स बेसिन तक फैली है। इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ उसके बाद से ही जो जनसंख्या है वो नगरों के समीप आसपास इकट्ठी होने लगी। इससे पहले जो यूरोप के लोग थे वो उनका जीवन यापन आधार था कृषि, यानी इससे पहले करते थे कृषि। और 19वीं शताब्दी के बाद जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ उसके बाद लोगों ने उद्योगों की ओर अपना रुझान किया, और धीरे धीरे जो है वो विकास करने लगे। तो जब यूरोप में कृषि कार्य होते थे तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो नदियों की घाटियों और मैदानी भागों में रहती थी, क्योंकि वहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु, जो कि समशीतोष्ण जलवायु थी, पर्याप्त वर्षा, जलोढ़ और लोयस जैसी मिट्टियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इसके अलावा जो समशीतोष्ण जलवायु है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल थी, जिसके कारण लोगों का जो अधिकांश बसाव है वो उन्हीं क्षेत्रों में था जहाँ कृषि कार्य थे। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में कृषि कार्य में तो कमी आने लगी, और धीरे धीरे लोगों का उद्योगों की प्रति आकर्षण बढ़ने लगा, जिससे 75% जनसंख्या जो है यूरोप की, अगर हम वर्तमान में बात करें तो वो औद्योगिक कार्यों में लगी हुई है। धीरे धीरे औद्योगिक विकास होने से लोगों का रुझान जो है वो कृषि की तरफ से हटके उद्योगों में हो गया। अब वर्तमान में जो यूरोप की सभ्यता है वो है औद्योगिक सभ्यता, क्योंकि प्रमुख लोह अयस्क केंद्र, इसके अलावा कोयला पेटी, इनका विस्तार जो है वो यूरोप में देखने को मिलता है। उत्तरी पश्चिमी और जो मध्य यूरोपीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो जनसंख्या है वो औद्योगिक सभ्यता के कारण ही विकसित हुई है। इसके बाद में जो यूरोप का उत्तरी भाग है, यानी जिसमें थोड़ा रूस वाला क्षेत्र आ जाता है, तो यूरोप का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर जलवायु जो है वो शीत प्रधान और कठोर होने के कारण
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वन उद्योग, समूह उद्योग, खनिज व जल शक्ति उद्योगों का विकास हुआ है। और यहाँ पर जो है जनसंख्या यहाँ पे कुछ मात्रा में है, लेकिन जैसे ही हम इससे उत्तर में जाएंगे तो जनसंख्या जो है वो विरल हो जाती है। लौह इस्पात, वस्त्र निर्माण, मशीनरी, रासायनिक पदार्थ निर्माण, विद्युत उपकरणों के निर्माण आदि कारखाने जो है वो यूरोप में काफ़ी मात्रा में फैले हुए हैं। यूरोपीय जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक यानी औद्योगिक और संचार सेवाएं, व्यापार, इन क्रियाओं से जुड़ी हुई है। ये क्रियाएं नगरीय वातावरण में ही संपन्न होती हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों का जो जनसंख्या का जो पोषण और जीवन स्तर है वो दोनों ही उच्च हैं। यानी यहाँ दोनों ही में जो मात्रा है वो काफ़ी उच्च मात्रा में पाई जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो यूरोप के अधिकांश देश हैं वो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में प्रविष्ट हुए थे। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी थी? निम्न स्तर पर थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि जो है वो रुक जाती है और जनसंख्या स्थिर होती है। तो यद्यपि जो यूरोपीय देश हैं उनमें जनसंख्या स्थिर है, यानी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्तार ना हो करके कुछ एक क्षेत्रों में ही जनसंख्या का विस्तार होता है। यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति औसत उच्च आय है, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान और प्रगति बहुत ज़्यादा है, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास जो है वो भी काफ़ी अधिक है, उच्च नगरीकरण की प्रवृत्ति है और रोज़गार के भी जो पर्याप्त अवसर हैं उनमें भी जो जीवन स्तर है वो उच्च पाया जाता है। यानी यहाँ लोगों को रोज़गार के अवसर अच्छे मिलते हैं, इसके कारण लोगों में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर जो है वो धीरे धीरे उच्च हो रहा है। यूरोपीय जनसमूह के बाद जो तीसरा जनसमूह आता है वो है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का जो मुख्य विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। इसके अलावा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। जो अमेरिकी जनसमूह का महान झील क्षेत्र है, यह महान झील क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ है। इसका कारण ये है कि अधिकांश जो अमेरिका के उद्योग धंधे हैं वो महान झील क्षेत्रों में ही विकसित हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी की भी सुलभता है, परिवहन साधनों का भी विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। यह विश्व का सबसे अधिक नवीन और विकसित जनसमूह है। इसका विकास जो है वो यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के बाद हुआ है, यानी जब यूरोपीय लोग काम धंधे की तलाश में अमेरिकी क्षेत्रों में प्रवास करके आए तो तब जो है वो इस क्षेत्र का विकास धीरे धीरे होने लगा। इस जनसमूह की जो 80% जनसंख्या है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। यहाँ पे विकास का प्रमुख कारण क्या है? एक तो औद्योगिक केंद्र है और कृषि पेटियाँ भी स्थित हैं, जैसे कि एक मक्का पेटी है यहाँ पे, उसका भी विस्तार पाया जाता है। तो इस कारण से यहाँ जो जनसंख्या है उसका बसाव देखने को मिलता है। और उत्तरी अमेरिका जो है उसमें यूरोप की तरह ही औद्योगिक सभ्यता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन भी काफ़ी हद तक होता है, बड़े बड़े कृषि फार्मों में होता है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। कृषि उत्पादन जो होता है यहाँ पर वो यहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, जापान और दक्षिणी अमेरिकी देशों को निर्यात होता है। तो बड़े बड़े जो कृषि फार्म हैं उनमें आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है, जिससे मानवीय श्रम तो जो होता है वो कम यूज़ होता है और मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। तो यहाँ लोगों को उद्योगों में रोज़गार मिलता है। इसके अलावा जो कृषि क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, जिसके कारण जो लोग हैं उनका समूह यहाँ पर ज़्यादातर रहता है। अमेरिकी जनसमूह में जो कुल जनसंख्या है उसमें 90% लोग जो हैं वो यूरोप से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्राचीन समय में 18वीं 19वीं शताब्दी में यहाँ पर प्रवास किया। ये लोग ज़्यादातर आए इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया व हंगरी क्षेत्रों से। इनमें से जो अधिकांश लोग थे वो महाद्वीपों के उत्तरी पूर्वी भागों में बस गए।
यह क्षेत्र जो है वो आवागमन की सुविधा के साथ साथ खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न क्षेत्र रहा था। इसी कारण से जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय जनसंख्या थी, वहाँ पर तकनीकी तो थी, लेकिन वहाँ संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण यहाँ लोग स्थानांतरित हुए और धीरे धीरे यहाँ जो औद्योगिक विकास है वो काफ़ी तीव्र हुआ। 20वीं शताब्दी में यहाँ पर वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और रसायन उद्योग आदि का विकास हुआ, जिससे कि उच्च स्तरीय विकास होने के कारण जो लोग हैं उनका विकास भी यहाँ अधिक मात्रा में हुआ, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा। इसके अलावा जो अमेरिकी जनसमूह के लोग हैं वह भी यूरोपीय जनसमूह की तरह ही द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगे हुए हैं। तो यानी जो यूरोपीय सभ्यता है और जो अमेरिका सभ्यता है वो विकसित देशों की सभ्यता के अंतर्गत आती है। यहाँ पर उच्च आय प्राप्ति के कारण जीवन स्तर भी लोगों का उच्च है। अधिकांश लोग यहाँ नगरीय है, लगभग 75% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। और अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि जो है वो नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है और वर्तमान पर यहाँ प्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे यहाँ जनसंख्या की स्थिति जो है वो विस्फोटक नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो विकसित श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी जनसंख्या है उतनी ही मात्रा में उन जनसंख्या के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। अमेरिकी जनसमूह के बाद में जो लास्ट हमारा जनसमूह आता है वो है अफ्रीकी जनसमूह। ये चौथा जनसमूह है। 2011 में इस जनसमूह की जनसंख्या है 105.1 करोड़। इसका जो 70% भाग है वो मरुस्थलीय दशाएं हैं या फिर जो सघन वन है, आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं, जिसके कारण ये निर्जन क्षेत्र हैं। यानी मरुस्थल होने के कारण और बहुत ज़्यादा आर्द्रता और सघन वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या का बसाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। केवल यहाँ के 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का निवास पाया जाता है और जनसंख्या बसाव के अनुकूल है। ये जो 30% भाग है इसके अंतर्गत हम 3 बड़े क्षेत्रों को शामिल करते हैं अफ्रीका के, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र है नील नदी की घाटी का क्षेत्र। इसमें एक तो मिस्र और दूसरा सूडान, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो नदी वाले क्षेत्र हैं और नदी घाटियों में ही बसे हुए हैं, जिसमें मिस्र की जनसंख्या है 8.25 करोड़ और सूडान की है 3.19 करोड़। दूसरा जो क्षेत्र आता है वह आता है जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी का क्षेत्र। इनके मध्य में गिनी तट है, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव काफ़ी अधिक है। यह अफ्रीका का सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो नाइजीरिया की है 16.23 करोड़, गिनी की 7.6 मिलियन और घाना की 1.99 करोड़। तीसरा जो इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है वो है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। इसमें इसका जो विस्तार है वो उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में जो केपटाउन क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा जो नेटाल और जो केपटाउन प्रांत हैं वे भी काफ़ी मात्रा में सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से ये हमारे विश्व के 4 प्रमुख जो है वो जनसंख्या समूह हैं, जिसमें जनसंख्या का विस्तार या विकास जो है वो कुछ एक क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर औद्योगिक और कृषि कार्यों का विस्तार है। अब जनसंख्या के प्रमुख समूहों के बाद में हम चर्चा करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व के बारे में।